नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित हांडा हूँ। मैं कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अभी ये वीक हमारा हम हार्ट वीक की तरह मनाते हैं, क्योंकि 29 सितंबर को हर ईयर वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ कि अगर हार्ट से संबंधित आपकी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कुछ डाउट्स हैं तो वो हम इस लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे को मोस्टली जो थीम दी जाती है वो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी या डाइट से रिलेटेड रहती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हार्ट डिजीजेस से हमें बचना है, तो हमें लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने और फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ध्यान रखना है। इस बार भी जो थीम है यूज हार्ट फॉर एक्शन, मतलब हमें अपने हार्ट को इस्तेमाल करना होगा, तभी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस बार ये भी बहुत जोर दिया जा रहा है कि इसमें हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, उसमें भी हम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करें कि इसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं पब्लिक को लेकर जिसमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोशन किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्ट के केसेस हम देख रहे हैं दिन पे दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, हमारे इस रीजन में वेट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड जो चेंजेस आए हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन हुई है, उसकी वजह से हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली ब्लॉकेजेस को रिलेटेड, वो बहुत यंग एज में आजकल देखे जा रहे हैं। उसका बहुत सारा जो रीज़न है वो हमारी डाइट और लो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेट करता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपके मन में हो, डाउट हो, तो वो हम क्लियर कर सकते हैं आज के इस लाइव सेशन में। हम जो रिकमेंड करते हैं कि हर इंसान को एटलीस्ट 150 और मे बी अप टू 300 मिनट्स पर वीक में फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें डेली में 30 to 60 मिनट्स कोशिश करें कि फिजिकल एक्टिविटी को दें, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। आपके हार्ट की प्रिवेंशन हो सकती है, उससे बच सकते हैं आप हार्ट की प्रॉब्लम से। और दूसरा, अपनी डाइट पे ध्यान दें। ज़्यादा बाहर का खाना जो है, वेस्टर्न फूड है, जो फास्ट फूड्स आजकल चल गए हैं, जिनको बच्चे छोटी उम्र से स्टार्ट कर देते हैं, और यही सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स लेके आते हैं उनकी, जब वो 20-30 साल की एज में आ जाते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा स्मोकिंग में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्मोक करना शुरू कर देते हैं, और जो उनकी पुरानी हैबिट्स और ये स्मोकिंग साथ में मिलके और फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से केसेस जो हैं दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं एक ड्रास्टिक चेंज है। जब हमारी प्रैक्टिस में शुरुआत थी तो बच्चे अपने फादर्स मदर्स को लेके आते थे हार्ट अटैक या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम से। अब बिल्कुल ट्रांजिशन हो गया है, फादर्स ठीक हैं और बच्चों को लेके आते हैं और उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। इसका सारा जो हमारा प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट है वो यंग एज में फास्ट फूड और वेस्टर्न फूड की तरफ जो इंक्लिनेशन है और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना है, मे बी ड्यू टू मोबाइल इनटेक, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हम ले सकते हैं। जी, तो जस्ट टू कंटिन्यू, जो एज वाइज हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि सर ओबेसिटी अटैक का कारण बन सकते हैं क्या? हाँ, तो बिल्कुल ओबेसिटी जो है वो मतलब वज़न ज़्यादा होना, ये एक बहुत मेन रीज़न है जो आगे चल के एज के साथ साथ धीरे धीरे हमें एक ब्लॉकेज की तरफ लेके जाती है। ओबेसिटी या जिनका वज़न ज़्यादा रहता है, उनमें जो हमारी आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, उनमें ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल इंजरी से बाहर की सतह खराब होने लगती है। और ज़्यादातर ओबीस लोगों में हमने देखा है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है और उसके ब्लॉकेज बनने का ये बहुत मेन कारण रहती है। ओबेसिटी एक प्रमुख रीज़न है जिससे पेशेंट्स को ब्लॉकेज बनती है और वही ब्लॉकेज आगे चल के हार्ट अटैक का फॉर्म ले लेती है। एक और क्वेश्चन आया है कि सर हार्ट अटैक आने पर क्या करना चाहिए? तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, पहले तो एक चीज़ फील पता होना कि हाँ ये हार्ट की प्रॉब्लम है। तो अगर छाती के बीचों बीच आपको कोई भारीपन महसूस हो रहा है जिसके साथ घबराहट, पसीना या वो दर्द आपका
ऊपर जॉ की तरफ या नीचे रेडिएट होता हुआ या लेफ्ट आर्म में रेडिएट होता हुआ जा रहा है, या सांस की परेशानी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ पसीना आ रहा है, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको होते हैं तो अगर आपके घर में एक एस्पिरिन या इकोस्प्रिन जिसे हम बोलते हैं अगर वो गोली है तो उसे चबा के च्यू करके फटाफट 300 mg खाने की कोशिश करना चाहिए। वो ब्लड थिनर, खून पतला करने की दवाई है। हार्ट अटैक जो प्रमुखता आते हैं उसमें मेजर रीज़न जो होता है वो क्लॉट का बनना होता है, तो ये गोली उस क्लॉट को घोलने में हेल्प करती है और आपको टाइम दे सकती है कि आप हॉस्पिटल तक पहुंच पाएं। अगर पेन बहुत ज़्यादा हो तो एक टैबलेट जिसे हम बोलते हैं सॉर्बिट्रेट, जिसे जीभ के नीचे रखने को कहा जाता है, अगर वो अवेलेबल हो तो ले लेनी चाहिए। अगर 15-20 मिनट हो चुके हों, अगर चेस्ट में भारी पेन महसूस हो रहा हो या सांस की परेशानी हो रही हो, तो ये प्राइमरी मेडिसिन लेके आपको जल्दी से जल्दी एक ECG कराने की कोशिश करनी चाहिए। मेजर हार्ट अटैक का जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ ECG पे हो जाता है। क्या डायबिटीज़ के पेशेंट में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है? तो एक और क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ब्लड प्रेशर के बाद डायबिटीज़ दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जिससे हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। हमारे इंडिया में आप जानते हैं, इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता है, तो सबसे दुनिया में ऑलमोस्ट चाइना और इंडिया में मिला के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है डायबिटीज़ पेशेंट्स की। और डायबिटीज़ की वजह से वही डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहने की वजह से जो हमारा हार्ट की वेसल्स हैं उनमें ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से ब्लॉकेज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। 3 से 4 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक देखे जाते हैं डायबिटीज़ पॉपुलेशन में जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी हार्ट एक्टिविटी हम पहले कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो अगर हेल्दी हार्ट हमें रखने की ज़रूरत है तो हमें बहुत अर्ली स्टेज पे, आप ये कहा जाता है कि 18 इयर्स के अगर आपकी एज हो गई है तो उसके बाद तुरंत एक बार आपको अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सबको करवा लेना चाहिए 18 इयर्स की एज के बाद, जिससे अर्ली डिटेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर किसी को 35 साल 40 साल में अटैक की परेशानी आज मिल रही है तो उस ब्लॉकेज का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मोस्टली उससे 10 या 20 साल पहले होता है। तो अगर हम उसे जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, जो उस पर हम जोर दे रहे हैं बार बार कि यंग एज से ही, इवन इससे भी पहले की एज से हम ज़रूर कोशिश करें कि रोज़ 30 से 60 मिनट अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर दें, जिसमें आप कुछ भी साइकिलिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, जो आपको फंक्शनल एक्टिविटी के हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं, उससे स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करिए। फीमेल्स में हार्ट रिस्क कितना होता है, इसका एज कोई रिलेशन है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो फीमेल्स हैं उनमें हम ये मानते हैं कि जब तक उनका मीनोपॉज नहीं होता है, अगर उन्हें और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या वज़न की परेशानी, थायराइड की परेशानी, ये सब नहीं है, तो फीमेल्स में एक थोड़ा इंट्रिंसिक प्रोटेक्शन रहता है जब तक उनका मीनोपॉज नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जो हमारे रिकमेंडेशन है कि 18 ईयर्स के बाद सबको अपना एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है, बीपी शुगर का नियमित चेक अपनी 25 साल की एज के बाद सबको कराना है, और 40 ईयर्स के बाद एक रेगुलर हार्ट चेकअप सबको कराते रहना चाहिए। ये फीमेल्स के लिए भी है, लेकिन डेफिनेटली फीमेल्स में मीनोपॉज आने से पहले जो हार्ट से रिलेटेड रिस्क है वो मेल्स के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन मीनोपॉज के बाद ऑलमोस्ट विद इन डिकेड, मतलब 10 साल से कम में जो रिस्क है वो मेल्स के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है। तो एक एज का रिलेशन होती है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है हेल्थ चेकअप का वो फीमेल्स को भी फॉलो करना चाहिए। पेसमेकर के पेशेंट को स्ट्रेस से इम्पैक्ट होता है क्या, या उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? तो पेसमेकर और ब्लॉकेज अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। पेसमेकर हमारी जो हार्ट की रिदम प्रॉब्लम होती है, धड़कन की इशू है, उससे रिलेटेड होती है। इसमें प्रिकॉशन वाइज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कई साल हो गए हैं पेसमेकर लगे हुए, तो कई बार आपके हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको ईको जो होता है, आपका ईको कार्डियोग्राफी, वो करवाते रहना चाहिए, जिससे हार्ट की पंपिंग का आपको पता रहे। अगर आपको कोई सिम्टम्स हार्ट से रिलेटेड फील होते हैं, स्पेशली चलने में पहले से ज़्यादा थकान होना, सांस फूलना, या आपके हाथ पैरों में सूजन आना या वज़न बढ़ना, तो ये हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं और उसमें आपको कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लेना चाहिए। दूसरा, पेसमेकर अगर लगा हो तो नियमित रूप से उसका
टेस्टिंग, उसकी जो बैटरी लॉन्जिटिविटी है कितनी बची है, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ब्लॉकेज से इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है, ब्लॉकेज को ये प्रमोट नहीं करती, लेकिन हार्ट की पंपिंग को इफेक्ट कर सकती है। तो सीरियस हार्ट ब्लॉकेज का अर्ली साइन क्या है? तो अर्ली साइन अगर आएगा, अगर किसी को अटैक नहीं आता है, अगर पहले हम सिम्टम्स देखेंगे तो प्राइमरली हम 4 सिम्टम्स पे ध्यान देते हैं, जिसमें चेस्ट पेन मतलब छाती के सेंटर में एक भारीपन सा महसूस होना, जो आपके चलने पे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे बढ़ेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है अगर आपको हार्ट में ब्लॉकेज हो रही है। जब आप वॉक करेंगे या सीढ़ी चढ़ेंगे, आपके चेस्ट में हैवीनेस फील होना। इसी के साथ जो हम एंजाइनल इक्विवेलेंट्स कहते हैं कि चेस्ट पेन के अलावा और भी 3 सिम्टम्स हैं, जिसमें सांस फूलना, तेज धड़कन का फील होना या पहले से ज़्यादा थकान होना। तो ये 3 सिम्टम्स, और तो चेस्ट पेन, सांस फूलना, पहले से ज़्यादा थकान महसूस होना और धड़कन तेज महसूस होना, ये भी लक्षण होते हैं हार्ट में ब्लॉकेज होने के। अगर ब्लॉकेज होगा तो जब आप वॉक करेंगे या कोई हैवी काम करने की कोशिश करेंगे तो ये सिम्टम्स ज़रूर बढ़ जाएंगे। वर्क स्ट्रेस हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? आजकल लोगों की डेथ हो रही है ऑफिस में। जी, आजकल हम देख रहे हैं कि हमने अभी रिसेंटली भी देखा कि स्ट्रेस रिलेटेड पेशेंट्स को कार्डिक इवेंट्स होते हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेस, जब हम बीपी, शुगर बोलते हैं, ये मेन फैक्टर्स हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है। तो 5वें 6ठे नंबर पे जो रिस्क फैक्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस अदरवाइज पर से भी अगर आपको बाकी प्रॉब्लम्स नहीं भी करता है तो स्ट्रेस अदरवाइज भी हार्ट पे बुरा इम्पैक्ट डालता है, जिससे हार्ट की पंपिंग वीक होना या ब्लॉकेज बनने की जो प्रमोशन हो जाती है। तो स्ट्रेस अगर आप फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट ज़रूर कराना चाहिए। वर्क लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए, वहाँ पे वर्क करें। अगर आपको किसी एरिया में फील हो रहा है कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो जॉब चेंज करना भी एक ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और स्ट्रेस से हम जानते हैं कि जो भी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे ही लेवल्स इरेटिक हो जाते हैं। तो स्ट्रेस अपने आप में भी बिना बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए भी हार्ट पे इम्पैक्ट डालता है और इन चीज़ों पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो स्ट्रेस के केस में कई बार हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, और सडन इवेंट्स जिसे हम बोलते हैं, एकदम से तेज धड़कन आने का जो रिस्क है वो स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड होता है, जो सडन कार्डियक डेथ को प्रमोट कर सकता है। एक और क्वेश्चन आया है कि कैन स्टेरॉइड्स कॉज हार्ट अटैक्स? तो स्टेरॉइड्स डेफिनेटली क्योंकि अगेन ये प्रमोट करते हैं, हमारे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, और स्टेरॉइड्स का बैड इम्पैक्ट होता है हार्ट की पंपिंग इफेक्ट पे भी। तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स लेने से, बिना डॉक्टर की एडवाइस के स्टेरॉइड्स लेने से हार्ट प्रॉब्लम्स बनने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। इसी को अगर हम प्री वर्कआउट इनटेक करने के इंस्टेंस वर्कआउट करते हैं तो अटैक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्री वर्कआउट जो कंपनी सर्टिफाइड होते हैं, जिनमें जो आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक स्टैंडर्डाइज इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको प्री वर्कआउट की तरह लेने में यूजुअली कोई इशू नहीं आता अनलेस अनटिल उसमें कोई स्टेरॉइड्स या ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टैंडर्डाइज नहीं है या नहीं लेनी चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जो एडवाइस उसका पोर्शन है उससे आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो आपके हार्ट पे बैड इफेक्ट डाल सकता है। नहीं तो जो लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जो हैवी वर्कआउट्स करते हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी से ज़्यादा की एक्सरसाइज करते हैं, उनके केस में एक स्टैंडर्डाइज प्री वर्कआउट लेना हार्ट के लिए इतना बुरा नहीं माना जाता अगर एक डोज में लिया जाए तो। कभी कभी मेरे हार्ट बीट स्किप होते हैं, तो क्या मुझे हार्ट चेकअप कराना चाहिए? अगर आपको ये सिम्टम फील हो रहा है तो आप हार्ट चेकअप एक बार ज़रूर अपना एक बार डॉक्टर को दिखा लें, और अगर डॉक्टर को फील होगा कि ये कोई अनयूजुअल फाइंडिंग है तो वो आपको उसके आगे के चेकअप्स एडवाइस करेंगे।
अपनी हार्ट बीट स्किप मिस होना या फील होना ओकेजनली, कभी दिन में एक बार दो बार, ये कॉमन होता है। लेकिन अगर वो सिम्टम्स परसिस्टेंटली चलते आ रहे हैं और रोज फील होते हैं तो एक बार आप चेकअप करा सकते हैं। रेज लेवल्स ऑफ HRCRP इन रूटीन ब्लड टेस्ट, कैन दिस बी लिंक्ड टू? तो बिल्कुल HSCRP जो टेस्ट है, यानी कि हाई सेंसिटिव CRP जिसे कहा जाता है, जो या कार्डियो सेंसिटिव CRP, ये टेस्ट इसीलिए बनाया गया है कि हम उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें जिनको कार्डियक रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपका HSCRP मेंशन्ड लेवल से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले 10 साल में अटैक होने का जो रिस्क है वो जनरल पॉपुलेशन से आपका ज़्यादा है, और आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके उसके लिए कई बार हम, अगर वो उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है तो कई बार हम मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे वो कम भी हो सकता है और आपका कार्डियक रिस्क कम होगा। देसी घी लेने से हार्ट पर कोई असर पड़ता है? तो घी हमेशा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, देखिए, लेकिन जो हमारे गाइडलाइंस बोलते हैं कि घी को अभी अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल 60 मिनट से 90 मिनट से कम है तो घी को एज अ कुकिंग मीडियम, जिसे हम तड़का बोलते हैं, उससे यूज करने से बचना चाहिए। अगर आप हैवी इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो आप इसे शायद यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी डेली नहीं है तो घी को एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग ना यूज करें। लेकिन आप 10 से 15 ग्राम 5% से 10% के बीच में सैचुरेटेड फैट इनटेक रखा जा सकता है। तो जो हम कभी रोटी पे या सब्जी में बोलते हैं कि आप बटर या घी आधा या 1 चम्मच ले सकते हैं, उतना एडवाइस रहता है। लेकिन अगर आप हैवी इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो आप इससे ज़्यादा मात्रा में भी घी को ले सकते हैं। लेकिन साथ में अपना नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करते रहना। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो उन्हें ज़्यादा सैचुरेटेड फैट से बचने की ज़रूरत है और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप घी का इंटेक करना चाहते हैं। हार्ट में होल होने के साइन अगर हम बोले तो यूजली अगर आपके हार्ट में होल है, जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो पैल्पिटेशंस, मतलब अपनी धड़कन तेज महसूस होना, वो एक कॉमन सिम्टम है हार्ट में होल होने का। और कई बार वॉक करने पे या तेज चलने पे सांस फूलना, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसमें आइडिया लग सकता है कि आपके हार्ट में शायद छेद होने की दिक्कत हो सकती है। और इसका कंफर्मेशन हो जाता है इकोकार्डियोग्राफी यानी इको स्कैन, जिसे हम कार्डियक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वो स्कैन करने से। अल्कोहल एंड स्मोकिंग इनटेक से हार्ट अटैक हो सकता है। डेफिनेटली अल्कोहल, स्मोकिंग, ये बहुत प्राइमरी रीजंस हैं जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट डिजीज बनने से। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा इंसिडेंस पाया गया है हार्ट अटैक होने का जनरल पॉपुलेशन से। और जो यंग एज में सबसे कॉमन रीज़न जो है, इवन ब्लड प्रेशर से भी पहले, जो 30-35 की एज में हमें हार्ट अटैक्स मिल रहे हैं, उसमें मोस्टली 50 to 80% स्मोकिंग मेन रीज़न रहता है। अल्कोहल इंटेक भी एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के ऊपर, यूजली 30 या 60 ml फॉर मेल्स और 30 ml फॉर फीमेल्स, अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो वो हार्ट पे बुरा असर डालता है। If pulse is high, having headache, is there sometime related to heart disease? कि पल्स रेट अगर हाई होना और हेडेक होना, अगर दोनों चीज़ें हो रही हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें। ब्लड प्रेशर बढ़ने पे भी पल्स रेट और हेडेक, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। पल्स का एक प्रिस्क्राइब्ड जो रेंज रखी गई है, एक ब्रॉड रेंज है, 60 to 100 पर मिनट को हम एक नॉर्मल रेंज में मानते हैं। अगर इसके ऊपर आपकी पल्स रेट जा रही है तो उसका मोस्टली कोई सेकेंडरी रीजन भी हो सकता है अदर देन हार्ट की प्रॉब्लम। अगर आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है तो कई बार ब्लड की कमी से, एंजाइटी से, या कुछ और किसी और एरिया में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन से, थायराइड डिसऑर्डर्स से, इनसे भी पल्स रेट बढ़ सकती है। तो अगर आपका पल्स रेट एक लिमिट के ऊपर है तो डेफिनेटली उसका इवैल्यूएशन कराना चाहिए। व्हाट नॉट टू डू आफ्टर अ हार्ट अटैक? अगर एक क्वेश्चन है कि अगर हार्ट अटैक आपको लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है, आपको लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो आपको एक तो सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि नियरेस्ट एरिया में जाके आप अपना एक ECG करा लें। जो चीज़ अवॉइड करना चाहिए वो आपको एक्सर्शन है, फिजिकल एक्टिविटी है, आपको रेस्ट पे रहने की कोशिश करना चाहिए, हेल्प के लिए देखना चाहिए, अकेले ना जाएं।
और कोशिश करें कि आपके साथ में कोई रहे जो आपकी हेल्प करे। और जो कई बार एक जीभ के नीचे रखने की को जो टैबलेट होती है, अगर कई बार मेजर अटैक है, हम बहुत सारी टैबलेट्स ले लेते हैं, वो कई बार बीपी को फॉल करा देती है, जिसे हम सॉर्बिट्रेट बोलते हैं। तो एस्प्रिन या इकोस्प्रिन इसमें जो है सबसे पहले लेने की कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा पेन होने पे ही सॉर्बिट्रेट का एक टैबलेट लें, और कोशिश करें कि अगर उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें और अपना ईसीजी करवाएं। स्विमिंग से ब्रीदिंग होल्ड करने से हार्ट में इफेक्ट होता है, तो यूजुअली इसको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं मानते। अगर आप ब्रेथ होल्डिंग उतना कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं, आपकी फंक्शनल कैपेसिटी के अंदर है, तो वो इतना ज़्यादा हार्ट पे वो इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आप एक्सेसिव करने की कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ अपनी फंक्शनल कैपेसिटी से ज़्यादा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे हार्ट पे असर पड़ सकता है, बीपी ड्रॉप हो सकता है, अगर बहुत लंबा आप सांस रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। होपफुली आपको कुछ अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे इस लाइव इंटरेक्शन से। तो अपने आप को हेल्दी रखें और एक्टिव रहें। थैंक यू।